Good afternoon to all of you. Am I audible and visible to online students also? कोई ऐसा बच्चा बच्चे जिसका आज फर्स्ट डे हो तो मैं बोल दूं मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, है? चलो। और आज बच्चों ने परिवर्तन कर लिया, लड़कियां यहाँ आके बैठ गई। तो फिर किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ कि लड़कियां यहाँ बैठ गई? लड़कियों को कोई प्रॉब्लम? सर हमारी जगह चली गई ये लड़कियां, दूसरी लड़कियां आके बैठ गई। तो एक बात बता दूं, किसी की भी सीट पे किसी का भी कोई नाम नहीं लिखा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। और अपने पास में बैठने के बाद दो सीटें और रोकने की जो आदत है, कोई आने वाला है, ये नहीं चलेगा। सबने बराबर बराबर फीस दी है, सब बराबर बराबर बैठ सकते हैं। और अब आप प्रोफेशनल कोचिंग में आ गए हो, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, समझे? और ये बात इक्वली बॉयज और गर्ल्स दोनों पे लागू होती है। मेरी तरफ से गर्ल्स को कोई फेवर नहीं है, बॉयज के कोई अगेंस्ट नहीं हूं। डांट मेरे से लड़कियां भी खाती हैं, लड़के भी खाते हैं, अगर बदतमीजी और गलत काम करते हैं तो। जब हर चीज में सब इक्वल है तो यहाँ पे भी ये इक्वल रहेगा। ये मैं बता दूं लड़कियों को, बच्चियों के पास एक सबसे बढ़िया हथियार होता है, इनको डांटने जाओ तो पता क्या करें? क्या करूं इसका मैं? ये बहुत वेपन यूज करती हैं ये बच्चियां, मैं बता रहा हूं। इनने ना बहुत सारे काम करवाए ऐसे स्माइल दे दे के। बट एक बात बता दूं, मैं 18-19 साल का लड़का नहीं हूं जो पिघल जाऊं। ये बच्चियों को ध्यान रहे, ये नहीं मानेगा। अच्छा ये क्या करती हैं, ऐसे करती ना तो चाचा पापा भी मान जाते। पापा, पापा पिघल जाते हैं। ना मैं पापा हूं ना मैं चाचा हूं, मैं टीचर हूं। गलती करोगे, कम क्वेश्चन करके आओगे, नहीं करोगे तो तुमको भी डांट पड़ेगी। जब सब चीज में इक्वल है तो इसमें भी इक्वल होएगा। एज सिंपल एज। बच्चियां बोलती हैं हम इक्वल हैं हर चीज में, वेरी गुड, एक्सेप्टेड, अप्रिशिएटेड, बियर। इधर जो मेरा बच्चा बैठा है, बेटा पीछे ना एक पंखे के वहां F1 लिखा हुआ होगा, उठ के जाना पड़ेगा। F1 लिखा होगा, उसको दबा। और नहीं चलो तो थोड़ा जोर से दबाना, तोड़ मत देना। हो गया, थैंक यू। तो ऐसा ध्यान रखना। हाँ, और ये रहा क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम हुई उसका। अच्छा वो उधर ग्रीन स्क्रीन लगी हुई तो दिख नहीं रहा है, बट ये रहा क्वेश्चन पेपर। ऐसा होता है, कहाँ दिखाऊं इनको, यूं दिखाऊं? उधर तो बेचारा काला काला ही दिख रहा है स्क्रीन पे। एक सेकंड दिखाता हूँ, नहीं तो इनको लगेगा कि झूठ बोल रहा हूँ मैं। कितने पेज का क्वेश्चन पेपर है? 23 पेजेस का। हाँ तो एक पेज पे उन्होंने 1 2 3 4, एवरेज 4 से 5 MCQs हैं हर पेज पर। अलग अलग सेट बन के आते हैं, अलग अलग सेट में क्वेश्चन 100 सेम रहेंगे पर नंबरिंग अलग अलग रहेगी। तो कहीं पड़ोस में बैठे वाले को पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन, तो तुम्हारा क्वेश्चन 2 अलग है, उसका अलग है, गलती कर मत देना। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम लेने वाले लोग हैं, उनको ये सब पता है ना। अपने को लगता तो अपन जुगाड़ कर लेंगे, नहीं जुगाड़ नहीं चल पाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, क्वेश्चंस इसके अंदर सब दिए हुए हैं इन्होंने, नेशनल इनकम से लेकर सब कुछ। मैं सोच रहा हूं, आपको तो अभी पढ़ाना चालू किया ही 4-5 दिन हुए मेरे को इफेक्टिवली। सोच रहा हूं कौन सा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता हूं मैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बस जरा सा ही पढ़ाया है।
हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है। लो, कमांड, अच्छा अभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी नहीं पढ़ा है ना मैंने तुमको, सिर्फ माइक्रो माइक्रो इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ा, उस पे एक बता सकता हूँ, एक क्वेश्चन है, पूछो बता दो। एन इकोनॉमी एग्जिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। एक अर्थ हिंदी में ट्रांसलेट मैं नहीं करूंगा, मैं कर तो सकता हूं पर करूंगा नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में पेपर यही आएगा। एन इकोनॉमी एग्जिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। नंबर वन, चारों ऑप्शन ध्यान से सुनना। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर स्केर्स। ह्यूमन वांट्स एज वेल एज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। एंड चौथा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर स्केर्स। 1 2 3 या 4? पक्का? करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द आंसर। कितने बच्चों ने सही सोचा? बधाई हो। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली मेरी किताब के ही दिख रहे हैं मुझे, जो तुम्हारे हाथ में है ऑलरेडी। बताऊं क्या दिखा के? बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ एक आध और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। बाकी है नहीं, बाकी सब उस पे हैं। क्वेश्चन करें मान्या बेटा? अच्छा किया, अपन लोग को आज डिस्कस भी करने हैं क्वेश्चंस बेटा, करेंगे ना साथ में अभी अपन। अपना कॉन्वर्सेशन कहाँ कहाँ पर आ गया था? हाँ, पॉजिटिव नॉर्मेटिव आप पढ़ के आए? उसमें इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? उसमें तकलीफ हुई कि नहीं हुई पढ़ने में? हुई। सर हम सोच के बैठे थे आपको बोल देंगे, आप समझा दो। हाँ सर, इंडक्टिव डिडक्टिव की स्टेप्स पढ़ी आपने? बताओ, डिडक्टिव इंडक्टिव में क्या पढ़ा आपने? मेथड ऑफ स्टडी के स्टेप्स पढ़े थे? सर हमने नहीं पढ़ा सर। हम आरसीबी वाले तो दुखी हैं कि एमआई आ गई है। मेरा इंस्टाग्राम पे हो क्या कोई साथ में मेरे? बहुत मजे ले रहा हूं मैं अभी आरसीबी वालों के तो। आईडी मैंने तो पूरा क्यूआर कोड दिया हुआ है प्रारंभ में। पूरा सोशल मीडिया कनेक्ट है मेरा तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो। कहाँ मिलना है? लो, तुम्हारे प्रारंभ में भी है। क्यूआर कोड स्कैन कर लो, इंस्टा और लिंक ट्री पे पहुंचोगे, इंस्टा पे चले जाना। तुम लोग रिजल्ट के बाद आए। जिन बच्चे रिजल्ट के पहले थे उनने पास होने की कल चॉकलेट खाई है मुझसे। हाँ? क्या? अच्छा देख ली। जी सर धन्यवाद, एक फॉलोअर बढ़ गया मेरा।
तो उस बैच में क्यों नहीं था कल जब चॉकलेट बटी? जब मैंने चॉकलेट खिलाने के लिए बोला तो आप उस बैच में थे, तो फिर अभी यहाँ क्या कर रहे हो? सितंबर की बैच है वो तो। और मतलब बहुत मजा आ रहा है। देखो हम थे सीएस के वाले, तो अभी हम हो गए फ्री। और सबसे ज्यादा मजा आ रहा है हमारे को आरसीबी के मजे लेने में। हाँ, देखेंगे, मजा आएगा। चलो, अब जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं वो नाराज हो जाएंगे, तो अपन अपनी पढ़ाई चालू कर लेते हैं आगे। जी मेरे भाई, इंडक्टिव डिडक्टिव जरा फटाफट एक फास्ट रिकैप देना मेरे को। इंडक्टिव बोले तो पर्टिकुलर टू जनरल या जनरल टू पर्टिकुलर? पर्टिकुलर टू। और डिडक्टिव? पर्टिकुलर टू जनरल के केस में अपन एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑब्जर्व करेंगे और फिर अपन बाद में बात तक पहुंचेंगे, यस और नो? हम जब ऐसा पर्टिकुलर टू जनरल चलते हैं तो सब कुछ मान के चलते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद डिसाइड करते हैं। क्या बोल गए? जल्दी जल्दी फिर से बोलो। पर्टिकुलर टू जनरल इंडक्टिव अप्रोच। इस अप्रोच में मैं पहले से ही कुछ मान के चलता हूं या ऑब्जर्वेशन करने के बाद कंक्लूजन निकालता हूं। और डिडक्टिव अप्रोच में मैंने क्या बात करी थी? जनरल टू पर्टिकुलर। जैसे अपन ने बात करी थी वो बच्चे कुपोषण का शिकार है, बच्चों को गोली खिलानी है, तो पूरे पूरे इंडिया के बच्चों को खिलाई या सरकारी स्कूल वालों को? पूरे इंडिया को खिलाई। पूरे इंडिया के सरकारी स्कूलों को खिलाई, आया ना? तो अब उसमें क्या ऑब्जर्व किया या मान के चले कि स्कूलों से कवरेज हो जाएगा? तो दोनों चीज स्टार्ट तो होती है किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के हिसाब से। तो आप देखो आपके नोट्स ओपन करके स्टेप्स ली हुई हैं इंडक्टिव डिडक्टिव की। तो डिडक्टिव की स्टेप्स हैं और इंडक्टिव की स्टेप्स हैं, दिख रहा है? उसमें पहले मैं इंडक्टिव की स्टेप्स पढ़ाता हूं आपको, सब जज से ध्यान देना। इंडक्टिव की स्टेप्स पढ़वा रहा हूं मैं पहले। सबसे पहला स्टेप क्या लिखा उसने? परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझना। परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम समझना। प्रॉब्लम समझते से ही अजम्पशन लेना है या फैक्ट्स इकट्ठे करने? स्टेप 2 यही बोल रहा है, देखो स्टेप 2 क्या बोलता है? कलेक्ट, क्लासिफाई एंड एनालाइज द डेटा बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आया ना? नहीं आया? एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, यस और नो? तीसरा, find out the reasons for relationship established through statistical analysis and to set rules for the verification of principles। अर्थात सब बढ़िया इंग्लिश लिखी, समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहता है। इसका मतलब यह है कि आपने जो जानकारी जुटाई उसके आधार पर अब आप रिलेशनशिप सेट करो कि इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। तो इसका मतलब तुम कुछ भी अपने मन से सोच के चले या पहले प्रॉब्लम समझी, डेटा इकट्ठा किया और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया? प्रॉब्लम समझी, डेटा इकट्ठा किया और रिलेशनशिप डेवलप किया, यस और नो? ये किसका मेथड हुआ? इंडक्टिव। जब मैं एक एक करके रिसोर्सेस को इकट्ठा करा। वापस आओ ऊपर, डिडक्टिव। सर डिडक्टिव में पहला लाइन क्या बोलता है? परसेप्शन। इंडक्टिव में भी पहली लाइन क्या थी? प्रॉब्लम को समझो। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, आया ना? अब नीचे क्या बोल रहा है वो? सेकंड वाला पॉइंट देखो क्या बोलता है, जोर से बोलो मेरे साथ। डिफाइन द टेक्निकल टर्म्स एंड मेक एप्रोप्रिएट अजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ? सर आप पहले बेसिस डिसाइड कर लो और कुछ अजम्पशन ले लो। जैसे बेसिस क्या डिसाइड करा? जैसे अपन उसी प्रॉब्लम को लेके चले जो मैंने क्लास में समझा कि बच्चों की कमजोरी दूर करनी है, बच्चे मालनरिश्ड हैं, तो प्रॉब्लम डिफाइन करें कि बच्चों को हमें स्वस्थ बनाना है। हम ये मान के अजम्पशन लिए कि हम सरकारी स्कूलों के द्वारा मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे और उसको बेस बना लिया। अब जो भी कुछ करना है सरकारी स्कूलों के थ्रू ही करना है। अजम्पशन सेट हो गया हमारा। स्टेप 3 क्या बोलता है देखो? डिड्यूसिंग हाइपोथेसिस। अब ये नए वर्ड है बच्चों के लिए, आप सबके लिए। डिड्यूसिंग। डिड्यूसिंग मतलब डेवलपिंग द बेसिस। लिखो, डेवलपिंग द बेसिस।
क्या दादा, डिड्यूसिंग के लिए लिखा? क्या लिखा? और उसके बाद उस बेसिस को टेस्ट करना। अब इसको मैं रियल लाइफ में समझाता हूं। पहले दिन सारे देश के स्कूलों में एक साथ गोलियां बांट दी होंगी, या पहले एक दो स्कूल एक दो शहर लिए होंगे, और देखा होगा कि हम जो सोच के चल रहे हैं वो लागू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और फिर जितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई होंगी उनको सॉल्व करते करते आगे बढ़े होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले गोलियां ऐसी एक थैली में भर के दी, तो पता चला टीचर से ही थैली गिर गई, तो गोलियां वेस्ट हो गई। फिर बोला गोलियां एक साथ भी मत दो, इशू करो गोलियां, ताकि पता चले कि किसने कितनी गोली कंज्यूम करी। एक बार टीचर घर ही ले गया। ये भी, हम इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ये भी प्रॉब्लम है। एक यूनिक प्रॉब्लम ये आई, बच्चे सुबह अच्छा कौन से बच्चे हैं ये बहुत अच्छी फैमिलीज से बड़ा भरा हुआ पेट लेके मस्त ब्रेकफास्ट करके घर स्कूल आने वाले बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है। तो ये बच्चे बेचारे स्कूल आते हैं, स्कूल आके इनको गोली खिलाई तो बच्चों ने उल्टी कर दी। क्यों? खाली पेट। हमने बचपन से कभी खाली पेट गोलियां नहीं खाई, क्योंकि मम्मा पापा ने हमेशा बोला कुछ खा लो फिर गोली लो, नहीं तो बेटा तबियत बिगड़ेगी। करेक्ट? यशनेश राजनोथ जी, हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस, बेसिस, अनुमान। तो उनने देखा कि बच्चे उल्टी कर रहे हैं, तो बोले अब सारे बच्चे उल्टी करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, हमारा पर्पस तो गोली खिलाना है। तो बोले अब बच्चे नाश्ता करके आए, बोले नाश्ता उनके घर में होता तो गोली खिलाने की जरूरत ही नहीं होती। बोले यार तो लफड़ा हो गया। फिर डिसीजन हुआ कि सब बच्चों को 2 रुपए वाला पार्ले जी दिया जाए। 2 रुपए वाला पार्ले जी आता है, पता है आपको? 3 या 4 बिस्किट आते थे, अब आ रहा है या बंद हो गया? अब बंद हो गया, अब शायद मिनिमम 5 रुपए का हो गया। 5 रुपए में भी 6-7 बिस्किट ही आ रहे हैं, अब वो पतले हो गए। तो भाई साहब पहले 2 रुपए वाला पार्ले जी देने की बात हुई। अब एक बच्चे को दोगे या सबको देना पड़ेगा? सबको देना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो गई। अब आप और मैं बोलते क्या है पार्ले जी तो लग रहा 2 रुपए का। नहीं रे बाबा, एक स्कूल में 500 बच्चे, 1,000 रुपए पर वीक, इंटू 50 हफ्ते साल के, 50,000 रुपए एक कॉलेज के, इंटू एक स्कूल के, इंटू 100 स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख। एक प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है क्या? कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी कम से कम? मिनिमम मान ले कितनी होगी कम से कम? 50-60 डिस्ट्रिक्ट तो होंगी। यस और नो? तो 5 लाख रुपए तो एक स्कूल का नहीं, फिर तो 50,000 रुपए। हाँ, कितना आ रहा था? कैलकुलेट करो ना वापस। 500 बच्चे, हाँ, 50,000 रुपए एक कॉलेज का खर्चा आ रहा था, एक स्कूल का। 50,000 इंटू 100, 5 लाख पर डिस्ट्रिक्ट। 50-60 डिस्ट्रिक्ट हो गए तो 3 करोड़। क्या हो गया? 5 लाख इंटू 100 डिस्ट्रिक्ट कर ले, 5 करोड़ इंटू 60, तो इतना खर्चा करना पड़ेगा 2 रुपए का एक पार्ले जी खिलाने के लिए। और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट करो, तो आपको समझ पड़ेगी कि किस खर्चे की बात कर रहे हैं आप और मैं। बताएं क्या ज्ञान दिया आपने उनको? आपने लिखा, उन दोनों ने देखा। पढ़ के सुनाओ बेटा, लड़कियों की तरह और वो पड़ोस की देवरानी जेठानी की तरह करने से क्या होगा? जेठानी ने बोला है तो देवरानी बताएगी ना, वो ननन भी बैठी साथ में। बताओ बेटा, हम सुनने के लिए आतुर बैठे हैं। क्लास आगे तब बढ़ेगी जब आप अपनी रिसर्च हमें शेयर करोगे। वाह, तो उसने कैलकुलेटर इतना अच्छा चला लिया, बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कर लिया, तो तुम खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं ना। लड्डू पेड़े बंटवाओ, मिठाई बंटवाओ, ढोल नगाड़े बजवाओ, स्वागत करवाओ।
मेरी चौखट पे आज बिना कैलकुलेटर के कोई कैलकुलेशन करके लाए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या होती, पता है, हमारा ध्यान मुद्दे से हटके जबरदस्ती की चीजों में चला जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि अमाउंट कितना है, मुद्दा ये है कि वो एक्स्ट्रापोलेट होके कंट्री पे कितना बड़ा बर्डन आ रहा है। तो वो समझो ना मेरे भाई, ध्यान दो इधर। और यही छोटी छोटी बातें मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगा और आपको टोकूंगा टोकूंगा नहीं, तो आपकी आदत बनेगी कि ठिलवाई करते रहो जो सही नहीं है। अपने को पास होना है, ठीक है। तो मेथड्स का मतलब समझ में आ गया। डिडक्टिव में हम अजम्पशन लेके टेस्ट करते हैं, इंडक्टिव में हम कोई अजम्पशन नहीं लेते, जानकारी जुटाते और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। अब समझ में आ गया दोनों? हेलो, वेरी गुड। अब आप क्वेश्चंस करके लाए हो? 36 क्वेश्चन करने को बोले थे मैंने, एमसीक्यू, हाँ या ना? आ जाओ सर। जब आप एमसीक्यू करने जाओगे तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए मिलेंगे। देखो, मैंने ना आप जैसे बच्चों को पढ़ा पढ़ा के कुछ चीजें सीखी हैं, तो मैंने कुछ गोल्डन रूल्स बनाए ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू। वो गोल्डन रूल्स क्या है? सबसे पहला, सारे ऑप्शन पढ़ना कंपलसरी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर जब करोगे, उसमें और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाला, जो सोल्यूशन आया, जो सोल्यूशन आया वो सोल्यूशन आपने नीचे चेक कर लिया, 1 2 3 4 कहां है। थ्योरी में ऐसा नहीं होता। मैं थ्योरी पे पता कैसा क्वेश्चन दे सकता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें मजबूरी में चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, और वो चारों ऑप्शन एक टॉपिक के हो सकते हैं, चार अलग टॉपिक हो सकते हैं। बताओ, बोलो बोलो, टेल टेल, क्या होगा? एक ही टॉपिक होगा या चार डिफरेंट हो सकते हैं? मतलब वो एक क्वेश्चन में चार टॉपिक पूछ सकता है तुमसे। इसी क्वेश्चन को दूसरा पढ़ के बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब 3 गलत एक सही, तब भी चारों पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको समझो आपके पास रहेंगे 2 घंटे, 2 आवर्स, 120 मिनट पर क्वेश्चन, 1.2 मिनट्स मिलेंगे, अर्थात 72 सेकेंड्स। 72 सेकेंड्स में क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, समझने के बाद डिसाइड करना है कि किस पे गोला लगाना है। तो इसका मतलब आपकी जो स्पीड है, क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शन को पढ़ना, समझना और डिसाइड करना, आपको क्या लग रहा है? आप सीए के पेपर में से बैठ के एक क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा इतना टाइम मिलेगा क्या वहां पे? है सर? नहीं मिलेगा सर। तो रीडिंग ऑल द ऑप्शन इज कंपलसरी, पहला। दूसरा, पढ़ के बताओ जोर से जरा, क्या बोला दूसरा? द कॉन्फिडेंस विच वी हैव फॉर द राइट ऑप्शन, सिमिलर कॉन्फिडेंस शैल बी देयर फॉर अदर 3 रॉन्ग ऑप्शन। जितना भरोसा है कि ये आंसर सही है, इसका ऑप्शन 2 या 1, तो बाकी 3 गलत है, ये भरोसा होना चाहिए उतना ही। थर्ड, special attention is to be given to questions having phrases like correct, incorrect और except like terms। जैसा भी मैंने बताया, कई बार वो क्वेश्चन देंगे all of the following are correct except, इसका क्या मतलब हुआ? सारे सही हैं एक छोड़ के। all of the following are incorrect except, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 5 विशेष तौर पे ध्यान से देखेंगे। हाँ, तुम्हारी देवरानी जेठानी ननन, नाम बोलो बेटा तुम लोगों के। दिव्यांश, देवरानी, नमन, ननन, रोहित, एल, टी टी, तोहित, न्यू एंड यूनिक नेम, ताऊजी। अभी तोहित बेटा, दिव्यांश बेटा और नमन बेटा, अगर जैसे मान लेते क्वेश्चंस कर रहे हो बेटा आप लोग, अब 36 क्वेश्चन अपन आज करेंगे। अगर आप घर से करके लाए हो तो अब आप चेक करोगे मेरे साथ,
जरूरी थोड़े ना सारे 36 आपके सही चले जाएं, कुछ गलत हो सकते हैं। और ऐसा हो सकता है दिव्यांश का अलग क्वेश्चन गलत जाए, तोहित का अलग क्वेश्चन गलत जाए और नमन का अलग जाए। तो दिव्यांश का अगर क्वेश्चन नंबर 3 गलत गया है तो दिव्यांश को अगर मेरे साथ चेक कर रहा है जब, तो उसको वहां अगर गलत चला गया तो वहां डी लिख देना चाहिए दिव्यांश को। क्वेश्चन नंबर 7 तोहित का गलत गया तो वो टी लिखे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 नमन का अगर गलत चला गया तो वह एन लिखे। इसका पर्पस क्या है कि पहली बार 36 क्वेश्चन सर ने करने को दिए, मैं घर से करके लाया, मेरे से 8-9 क्वेश्चन कौन से भी गलत हो सकते, 5-6 गलत हो सकते, 10-12 भी गलत हो सकते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन पहली बार में सर के पढ़ाने के बाद मैंने करे और मुझसे गलत हो गए, उसमें मेरे नाम का इनिशियल होना चाहिए ताकि मुझे बाद में उन्हें वापस देखना है। 36 क्वेश्चन में से बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके पहली बार में हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो आपसे गलती हुई, तो रिवीजन में जब अगली बार करने बैठोगे तो पूरे 36 पढ़ने का टाइम मिलेगा क्या तुम्हें? तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, जो जो तुमसे गलत हुए तो वो कैसे दिखेंगे तुमको, तुम्हारे नाम के हिसाब से मार्क्ड दिखेंगे, हाँ या ना? वर्सेस स्टार लगा हुआ मिलेगा। स्टार लगा हुआ अगर मिला तो वो क्वेश्चन वो जो टीचर ने बोल रखा है कि यार ये रिवीजन में तुमको देखना है। 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट पढ़ के देखो, समझ में आता है। होयो नहीं होयो, इतना समझ में आएगी हो कि नहीं आयो? आएगी, वेरी गुड। अब अपन चले क्वेश्चन करें साथ में, आ जाओ। हाँ जी सर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ व्हाट इज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ 1 2 3 या 4। हाँ, क्लास को ये आदत डालनी पड़ेगी, जो बच्चे सामने बैठे हैं उन्हें अपने हाथ का जेस्चर 1 2 3 4 ऐसे देना पड़ेगा और आपको ऐसे हाथ रखना पड़ेगा ताकि मैं चेक करूं किस किस का आंसर क्या आ रहा है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या शर्म के मारे हाथ नहीं खड़ा करते, फिर उनका आंसर गलत होता है, वो सोच ही नहीं पाते कि गलती क्या हुई। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें आदत डालनी पड़ेगी इस चीज की। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? 1 2 3 4। कौन सा? फोर्थ, वेरी गुड। और जो बच्चे ऑनलाइन है वो सिर्फ ABCD नहीं लिखेंगे, उनको 1A 1B 1C 1D लिखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है जब चैट फ्लो में चलती है तो पता नहीं चलता ABCD किसका लिख दिया। ओके ऑनलाइन वाले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स? अब पहले तो 4 दे दिए इसने, अब 4 में से वो पहले पहचानो कौन कौन पॉजिटिव है, फिर उसका कॉम्बिनेशन नीचे है। तो पहले ऑल ओके, हाँ पहले बताओ कौन कौन सा पॉजिटिव है। इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव। एग्रीकल्चर इनकम शुड बी टैक्स्ड, होना चाहिए, तो नॉर्मेटिव। सर्विस क्लास पीपल शुड बी एग्जेम्प्टेड, है
चौथा, देयर इज ट्रिमेंडस टैक्स इवेजन इन इंडिया। टैक्स इवेजन वर्ड समझते हो? कितने बच्चे बोलते सर हमको नहीं पता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं सिखाने को तैयार हूं। टैक्स इवेजन को डैश मार के लिखो चोरी। इवेजन मतलब चोरी। हाँ जी, अब बताओ, ट्रिमेंडस टैक्स इवेजन, इंडिया में खूब टैक्स चोरी होती, पॉजिटिव नॉर्मेटिव? चार पॉजिटिव, तो कौन कौन पॉजिटिव मिला? 1 और 4, कौन सा है वो? थर्ड। यस और नो? सर अगला थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ। पहली बात, ऑप्शन नहीं समझ में आए हो क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर ऐसा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक यूज हो रहे हैं, तो कई बार नए नए वर्ड्स आएंगे आपके सामने, तो आप कई बार सोचोगे क्या ही है ये, तो ऑप्शन ही कैसे हैं। जैसे इन्फ्लेशन, कितने बच्चों को इन्फ्लेशन वर्ड नहीं पता? तो इन्फ्लेशन को डैश करके लिखो महंगाई। महंगाई। इन्फ्लेशन बोले तो, अब महंगाई माइक्रो मैटर है मैक्रो मैटर है? मैक्रो। ढूंढना क्या है? तो इन्फ्लेशन एक, तो इसको लिखो ऐसे डैश करके महंगाई। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है, तो मतलब पहला वाला तो माइक्रो मैक्रो मैटर है, तो पहला वाला तो गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो है, तो यस कर दूं, बाकी दो नहीं पढ़ूं, या बाकी दो पढ़ने हैं? पढ़ने तो है सर। पर कैपिटा इनकम होता क्या है? पर कैपिटा इनकम कितनों को नहीं पता? साइंस वालों को तो नहीं पता होता है जनरली। सर इतना तो पता है यार, सर ऐसा मत करो। कितनों को नहीं पता? पर कैपिटा इनकम बिटिया ये होती है कि देश भर के जितने लोगों ने जितने पैसे कमाए उसको पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड करो। जैसे तुम और मैं इस देश में है, इसी देश में टाटा बिरला अंबानी भी है, अडानी भी है, तो सब लोगों की कमाई डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो पर पर्सन इनकम आ जाती है। सो दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो लिखना हो अगर समझने के लिए तो कैसे लिखेंगे? वो ऐसे लिखेंगे, सर टोटल पॉपुलेशन, एक मिनट, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। हेलो, आया? तो पर कैपिटा इनकम वगैरह माइक्रो मैटर हो गया या मैक्रो हो गया? सर मैक्रो का तो ये भी सही नहीं है। फिर चौथा, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देश में गरीबी बेरोजगारी एक जने का मैटर है या पूरे देश का मैटर है? तो माइक्रो कौन निकला? इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, बराबर। फोर्थ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी अबाउट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी अबाउट। हेलो, आया कि नहीं आया? क्या होगा बताओ? है 1 2 3 4, 2 वाले 4 वाले? कहां 2 वाले हैं, 4 वाले भी हैं? अरे वाह, 3 वाला भी कोई है क्या? सर 4 सबसे बढ़िया है, 2 ऑप्शन कवर कर लिए हमने, सब खुश हैं। नहीं चलेगा, 4 इज द रॉन्ग आंसर। आंसर इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ए एक बात बताओ, ये क्यूआर कोड ओपन करके तुम आंसर देख के तो नहीं आए हो ना रे? फर्स्ट चैप्टर के क्यूआर कोड ओपन है, ये बता देता हूं। हाँ, ऐसा भी कुछ है? मैंने बता दिया इस बहाने। नहीं नहीं यार, क्यूआर कोड लगा के दिया है,
उसको आप स्कैन करोगे तो रेलेवेंट वीडियो ओपन होगा जो आपके सॉल्यूशंस है उनका। सर ये बढ़िया है यार, ये फर्स्ट चैप्टर में ओपन है अभी, सीधे स्कैन करोगे चालू हो जाएगा। सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स ओपन नहीं है, फीस लगती है। जो आप पे कर चुके हो उसी का हिस्सा है, लेकिन वो खुलेगा कब? चैप्टर खत्म करने के बाद। आप सब मुझे बताओ, ओपन करके रख दूं क्या अभी से सारे? अरे यार सर, वो जब पता रहता ना सामने आंसर है तो मेहनत ही नहीं होती है। कितने बच्चे मानते हैं हाँ ये तो होता है सर। तो इसलिए मैंने उसका सिस्टम ये रखा है कि अभी तो मैं नहीं खोलूंगा उसको। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए, टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको लगता है कि यार मेरे को कहीं तो दिक्कत जा सकती है, तो उसके लिए रेफरेंस है। मतलब जब आप रिवीजन में देखोगे उस समय टीचर सामने नहीं है, रात पढ़े कभी पढ़ रहे हो तो ध्यान जाए तब। कैसी स्कीम है? सही है गलत है? सही है ना? टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। और तुम 1.5 GB तो रखे हो डेटा, पता नहीं कहाँ यूज करो, थोड़ा ढंग से ले यूज कर लो। अब मैं वेब सीरीज तो नहीं हूं, मैं कोई हसीना भी नहीं हूं, लेकिन काम की बात तो बता रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड में सेकंड क्यों? ध्यान से देखो, मैंने अंडरलाइन कर रखा है कुछ। ये क्या कहानी है? फुल एम्प्लॉयमेंट और ऑप्टिमम अलोकेशन, अंतर क्या है? एक एक करके हाँ। देख भाई, जिस चीज के एक्सप्लेनेशन मांगू उसमें वही वर्ड मत यूज करा कर। मैंने बोला ऑप्टिमम अलोकेशन क्या है, जो ऑप्टिमाइज करके यूज करे। किसी भी चीज को जब हम डिफाइन करते ना, तो उस डेफिनेशन में उस चीज शब्द का उपयोग नहीं कर सकते अपन। ये भी सीखो। बताओ, आप बताओ, आप कुछ कह रहे थे। फुल बेनिफिट लेना और फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब? नहीं 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 नहीं, रोजगार वो इकोनॉमिक्स का रोजगार यानी है पूरा। देखो सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा रोजगार से ज्यादा अलग चीज है वो। प्रॉब्लम, प्रिंसिपल एंड पॉलिसी रिलेटिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, नॉट गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल अनएम्प्लॉयड पीपल। तो पहले वाले का मतलब हुआ पूरा काम में लेना, दूसरे वाले का मतलब हुआ पूरा काम में लेना। नहीं, मैं भले अपन मुस्कुरा लें, आप समझना किस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं अभी इन चीजों का कि कहां तक जाती है चीज। सी द होल सेंटेंस इज सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 2 वर्ड्स एंड इट इज चेंजिंग द मीनिंग। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। पहले वाले का मतलब होता है फुल उपयोग करना, पूरा उपयोग करना। दूसरे वाले का सबसे ज्यादा फायदेमंद उपयोग करना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूं। तुम्हारे पास 2 GB डेटा है पर डे का, अगर प्रीपेड सब्सक्राइबर हो तो। तुम्हारे को आज रात 11 बजे ध्यान आया और आज तो दिन भर से डेटा ही नहीं चालू करा, मुकेश अंबानी मेरे से पैसे ले रहा है। तो आपने क्या करा, 11 बजे कोई तो भी अलती भलती फाइल डाउनलोड करना चालू करी। 11:15 तक वो 2 GB डाउनलोड हुआ और डाउनलोड करते से ही तुमने डिलीट कर दी। मेरे पूरे पैसे यूज होना चाहिए जो मैंने वो अंबानी जी को दिए। दूसरा, तुमने 11 बजे कोई वेब सीरीज देखना चालू करी, मजा आने लग गया, एपिसोड 1 एपिसोड 2। 12 बजे तुमको मैसेज आया, न्यू डेटा लिमिट स्टार्ट्स। हो जाता ना नेक्स्ट डे पे। तुमने बोला यार अब कल तो क्लास है और वो भी मेरे को ऑनलाइन अटेंड करनी है, एक काम करता हूं पहले कल क्लास अटेंड कर लूंगा, बचे हुए डेटा से बाकी के एपिसोड देखूंगा। तो ये क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट था या ऑप्टिमम यूजेस? जैसे तुम शादियों में गए, शादी में जाते हो तो वहां तो पैसे तो देने नहीं पड़ते तुमको, तो खाने की प्लेट में जो उठाना उठा लेते हो, अच्छा लगे ना लगे, नहीं लगता तो छोड़ देते हो। यही जब पिताजी के साथ होटल जाओगे तो मेन्यू कार्ड को पूरा पढ़ोगे, उसको बुलाओगे, इस डिश का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आएगा बता, फिर प्राइस देखोगे, 2-3 लोगों के लिए काफी होगी कि नहीं होगी, सब दिमाग लगाने के बाद ऑर्डर करोगे, हाँ या ना? तो तब क्या कर रहे हो? अब समझ में आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट और ऑप्टिमम? तो मैक्रो का पर्पस क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट या ऑप्टिमम? तो आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, हम आज की बातचीत को यहां विराम देंगे।
क्योंकि आज क्लास थोड़ा सा मिसमैच हो गई थी, सर ने एक्सटेंड करी और मेरे को 3 बजे आगे कहीं जाना है, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता। आइडिया लग गया आपको? तो कितने बच्चों ने बचे हुए क्वेश्चन अभी ट्राई नहीं करे थे, ईमानदारी से बता देना मेरे को। हाँ तो प्लीज, आज मैंने स्टार्ट दिया है आपको, इस तर्ज पे प्लीज कोशिश करके बाकी 36 के आंसर लिख के लाइए। गलत होंगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्वेश्चन ट्राई नहीं करके आओगे तो मेरे को प्रॉब्लम है। तुम ट्राई करो, सही गलत अपन करेंगे, ठीक है। सी यू।